जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज हम सीखने वाले हैं कि पूर्णांक क्या होता है। इसके पार्ट 1 में हमने बताया था आपको कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है और सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। आज हम क्या पार्ट 2 में सीखेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर्स बोलते हैं। अब देखिए, पूर्णांक होता क्या है? व्हाट इज इंटीजर? देखिए, जब हम आपको बताए होंगे प्राकृतिक संख्या कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। एक से लेकर गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। अब देखिए, जब हम आपको बताए थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या में बस जीरो से शुरुआत हो जाता है, इसी तरह से पूर्णांक में बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए, इसको यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धन पूर्णांक बोलते हैं इसको। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और ये जो शून्य है, ये शून्य है, ये एक क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण नंबर है। अब देखिए, जीरो के बाद उसके पीछे क्या आएगा? -1 आएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए, अगर हमारे पास एक भी रुपया नहीं है, हम किसी से कर्ज लिए हैं, तो यानी कि माइनस में हम हैं, यानी कि वो हम किस में है? निगेटिव में है, ऋणात्मक में है, ऋण में है। तो इसी प्रकार से जीरो के पीछे क्या है? -1 है। जीरो के उसके बाद से, जीरो के पहले क्या है? -1 है। जैसे -1 है उसके बाद से जीरो है, तो -1 के बाद -2 है। इसी तरह से -2 से -3 है, -3 से -4 है। इसी तरह से इनफाइनाइट तक को, ऋण ऋण में इनफाइनाइट तक ये चला जाएगा। ऋण में इनफाइनाइट तक ये चला जाएगा। इसी तरह से ये पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और जो जीरो बच जा रहा है, देखिए मैं इसको कैसे उतार रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, ये केवल मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाया हूँ। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, इधर देखिए, यहाँ पे आ जाता है हमारा शून्य, और यहाँ पे आ जाता है हमारा धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। देखिए, धन पूर्णांक को ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इतना ध्यान रखिएगा, प्लस इनफाइनाइट यानी कि पॉजिटिव। ये पॉजिटिव में संख्याएं जो रहेंगी वो इनफाइनाइट तक जाएंगी। और ये जो शून्य है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरो। और एक जो होता है वो क्या होता है? -1 होता है, -2 होता है, -3, -4, -5। इसी तरह से इनफाइनाइट माइनस में जाता है, इनफाइनाइट माइनस में जाता है। देखिए, एक शब्द बोल रहा हूँ, इधर देखिए। अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है यानी कि धन पूर्णांक है। देखिए, पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पॉजिटिव पूर्णांक, यानी कि धन पूर्णांक। एक है ऋण पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव पूर्णांक। अब जीरो देखिए, जीरो जो है यह ना पॉजिटिव या निगेटिव में नहीं है और ना पॉजिटिव में है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव हम समझ लेते हैं। एक से गिनती की सभी संख्याएं जो होती हैं वो पॉजिटिव में होती हैं। जीरो के बाद एक आता है, तो एक क्या है? ये प्लस में है, तो यानी कि ये कौन सी पूर्णांक हो जाएगा? पॉजिटिव पूर्णांक हो जाएगा। इसी तरह से अगर माइनस में हम देखें, तो माइनस अगर लग गया तो इसका मतलब ये कि वो निगेटिव पूर्णांक है। तो निगेटिव पूर्णांक और पॉजिटिव पूर्णांक और शून्य को मिलाकर किसका निर्माण होता है? इंटीजर का निर्माण होता है, यानी कि पूर्णांक का। तो पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो को मिलाने से इंटीजर का निर्माण होता है। अब देखिए, जीरो जो है, यहाँ से प्रश्न अब देखिए कैसे बनेगा। जब हम आपको सम संख्या और विषम संख्या हम बता रहे थे आपको, तो उसमें हमने आपको बताया था कि विषम संख्या जो होता है, विषम संख्या सबसे छोटी जब हम आपको बताए थे तो उसमें हम 3 लिखवा देते। लेकिन उसमें क्या होगा कि सबसे छोटी अगर विषम संख्या होगा तो 1 हो जाएगा।
और सबसे छोटी विषम संख्या जो बताए थे 3, वो कब होगा उसको अभी हम इसके नेक्स्ट में बताएंगे। तो आप देखिए, नोट का मतलब ये है कि इस पूर्णांक से हमें कितना क्वेश्चन बनेगा उसको हम यहाँ पे आपको लिखवाएंगे। देखिए जीरो जो है, जीरो न धन पूर्णांक है और न ऋण पूर्णांक है। जीरो जो है वो न धन पूर्णांक है और और न ऋण पूर्णांक है, यानी कि वो किसी का ऋण ही नहीं है। जीरो जो है न वो धन का ऋणी है और न ऋण पूर्णांक का है, वो सिर्फ अकेले है। यानी कि जब प्रश्न पूछ देगा कि जीरो क्या है, तो जीरो न धन पूर्णांक है और न वो ऋण पूर्णांक है। ना जो इधर के आ जाता है ना इधर का आता है, जीरो सिर्फ बीच में रहता है। तो जीरो के बाद कौन सी संख्या आएंगी? पॉजिटिव संख्या आएंगी। जीरो के बाद यानी कि 1 2 3 4 क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव में आ जाएंगे। लेकिन जीरो के पहले -1 -2 -3 यानी कि निगेटिव इंटीजर आ जाएंगे, यानी कि ऋण पूर्णांक। ये हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए धन पूर्णांक क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम धन पूर्णांक। इसको हम क्या बोलेंगे? धन पूर्णांक। और इसको क्या बोलेंगे हम? ऋण पूर्णांक। निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर। हमेशा आप जानते हैं कि पॉजिटिव मतलब जो होता है वो हमेशा अच्छाइयों के बारे में बात करता है, जो निगेटिव होता है वो गलतियों के बारे में बात करता है। यानी कि देखिए माइनस में है, यानी कि जब हम ऋण कब होगा? जब हम निगेटिव में रहेगा तब ऋण होगा। कब होगा? निगेटिव रहेगा तब वो ऋण संख्या हो जाएगा। जैसे -1 -2 मैंने उदाहरण अभी लेकर समझाया है। अब ये रहा पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक से कितना प्रश्न बन सकता है मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया कि केवल एक प्रश्न जो बोलेगा आपसे कि जीरो क्या है। जीरो ना तो धन पूर्णांक है और न ऋण पूर्णांक है। तो इसी प्रकार से पूर्णांक को हमने बहुत आसान भाषा में सीखा। अब हम सीखने वाले हैं क्या? भाज्य और अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर और अप्राइम नंबर। देखिए चलिए देखिए, अब प्राकृतिक संख्या में हम आपको बताने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्या को कितने भागों में बांटा गया था। सम संख्या और सम संख्या और विषम संख्या में प्राकृतिक संख्या। ठीक उसी प्रकार से प्राकृतिक संख्या को, नेचुरल नंबर को, जो ये नेचुरल नंबर है इसको भी कितने भाग में बांटा गया है? भाज्य और अभाज्य इसी में आते हैं, प्राइम नंबर और अप्राइम नंबर। यानी कि प्राइम नंबर इसमें ही आता है, नेचुरल नंबर में ही आता है। प्राकृतिक संख्या में ही अभाज्य और भाज्य संख्याएं आती हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि भाज्य संख्या क्या होता है। पहले हम अभाज्य को समझ लेते हैं। आप बोलेंगे कि भाज्य क्यों नहीं? अभाज्य को सीख लेंगे, उसके बाद से भाज्य आपको उसका ठीक उसका विपरीत मिलेगा। और अभाज्य जो है उसी से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। कंपटीशन लेवल में भी अभाज्य संख्याओं से हमें ज्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर ऐसे कुछ नाम है, ऐसे कुछ नाम है प्राइम और हाँ, तो क्या है? अभाज्य हम पहले सीखेंगे। ठीक, आप लोग नोट्स इसका बनाइए, ठीक है ना? अभाज्य संख्या, अभाज्य, भाज्य मतलब काटना, अभाज्य मतलब नहीं काटना। देखिए अभाज्य मतलब, इसको समझिए क्या होता है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, उदाहरण से समझ लीजिए। पहले एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझते हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल से ही आपको समझा रहे हैं पहले। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ये 3 है, मान लीजिए 2 ले रहा है, 3 भी ले रहा है, 5 भी ले रहा है। ये 3 उदाहरण हम आपको लिए हैं। अगर मैं आपसे बताऊं कि 2 जो है वो किन किन संख्याओं से कट जाएगा, तो आप बोलेंगे अरे ये तो बड़ी सिंपल सवाल है,
हम तो बता ही देंगे। तो आप बोलेंगे कि ये 2 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कट रहा है यह। आप खुद करके देख लीजिए, ये 2 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा। इसके तब कितने गुणनखंड हो गए, यानी कि इसको हमने कितने भागों में तोड़ा है, 2 भागों में तोड़ दिया, यानी कि इसका कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। यानी कि ये अपने से कट रहा है और 1 से कट रहा है। 2 यानी कि 2 है तो अपने से कट रहा है और 1 से कट रहा है, ठीक। यानी कि इसमें कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। देखिए कितने आसानी से आप सीख चुके हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल कितने गुणनखंड होते हैं। मैंने केवल शॉर्ट में आपको लिखवा देता हूं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड मतलब समझ रहे हैं लोग ना, अपना फैक्टर जिसको बोलते हैं हम, इसको 2 फैक्टर में तोड़ा है मैंने। इसके कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड हैं या होते हैं, आप लिख लीजिएगा, मैं उधर ज्यादा लिख ही दे रहा हूँ। चलिए, होते हैं। देखिए अब यहाँ पे जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या संख्या, चलिए देखिए इधर बाइक वाले भी ना, देखिए अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या है जिसके केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। सिंपल सा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें तो एक और परिभाषा मिल गया। हाँ देखिए कैसे, आप बोलेंगे कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। बिल्कुल आप सही, एकदम सही सोच रहे हैं। यानी कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं, ठीक। अब इसी तरह से 3 भी देखें, 3 जो है वो अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, उसको हम पहले सीख लेते हैं। अभाज्य संख्या जो है वो भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। देखिए 3 जो है वो 3 से ही कटेगा और किससे कटेगा, 1 से कटेगा। आप काट के देख लीजिएगा। अब 5 जो है वो किससे किससे कटेगा, एक अपने से कटेगा और 1 से कटेगा। यानी कि इसके केवल कितने गुणनखंड है, इसके केवल कितने गुणनखंड है, केवल 2 गुणनखंड है। इसी तरह से कितने उदाहरण हो जाएंगे, अगर हम इसके उदाहरण देखें। अब मैं इसको मिटा देता हूं, बस मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं। मैं अभी इसको मिटाकर कुछ नोट करवा देता हूं कि मतलब कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, उसको हम आपको लिखवा दे रहे हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये क्या, हम क्या सीख रहे हैं, अभाज्य। भाज्य अभाज्य में अंतर होता है, ठीक। अभाज्य जो है भाज्य का उल्टा होता है। यानी कि अगर अभाज्य में 2 गुणनखंड हो रहा है तो भाज्य में क्या हो जाएगा, बहुत सारे गुणनखंड होंगे, ठीक। सिंपल से अनुमान हम लगा सकते हैं। तो अभाज्य में केवल 2 गुणनखंड है तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल 2, 3, फिर उसके बाद से 5, 7, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11, 13 यानी कि 13, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, 18 भी नहीं होगा, 19 होगा, 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23, हाँ 23 हो जाएगा। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान से। कैसे मुझे पता चल रहा है कि ये सब सारी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए जब आप काटेंगे इसको, जब आप इसको काटेंगे, जब आप इसको काटेंगे तो इसके केवल 2 गुणनखंड आएंगे, 2 से अधिक आ ही नहीं सकते हैं। आप इसको तोड़िए ना, जैसे मान लीजिए अगर हम 17 के अगर बोल दें, कोई भी आप ले सकते हैं, मैंने 17 लिया है, तो अगर 17 से हम आपसे पूछे कि 17 के कुल कितने गुणनखंड है, तो 17 किन किन संख्याओं के पहाड़े में आता है। सबसे पहले तो एक जो होता है वो सभी संख्याओं को काट देता है, यानी कि एक सभी संख्याओं के पहाड़े में आता है। जैसे मैं बात करूं 17 × 17, 17 एकम 17, 17 वन जा 17, तो 17 एकम 17। उसी तरह से 1,00,000 वन जा 1,00,000, यानी कि 1 में आ रहा है कि नहीं वो, तो 1 जो होता है वो सभी संख्याओं के पहाड़े में आता है, तो 1 से तो बिल्कुल कटेगा यह और खुद से कटेगा। और देखिए कंपनी जोड़ते जाइए तो 17 किसके किसके पहाड़े में आता है, नहीं आएगा, 2 ही केवल उसके गुणनखंड होंगे। तो इस प्रकार से यानी कि केवल 2 गुणनखंड होंगे किसके, अभाज्य संख्या के। इस तरह से यहाँ तक मैंने 29 तक लिखा है। अब नोट करने वाली चीज क्या है, इसको नोट करिए।
देखिए उसमें मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जो अभाज्य संख्या जो उसमें लिखवा विषम संख्या जो हम आपको लिखवाए थे उसमें पार्ट 1 में, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि सबसे छोटी विषम संख्या 3 होती है, लेकिन उसमें हमने आपको यह नहीं बताया कि सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3 होती है। तो सबसे छोटी उसमें क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे कि सबसे छोटी उसमें क्या रहेगा, तो उसमें सबसे छोटी विषम संख्या 1 रहेगा। आप उसको नोट कर लीजिएगा, मैंने उसको गलती से लिखवा दिया था। अब नोट करने वाली क्या चीज है इसमें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे छोटी एक जो है ना, एक जो है आप बोलेंगे एक भी तो, एक न तो अभाज्य होता है और न भाज्य संख्या होता है, वो अभाज्य में भी नहीं होता है और न वो भाज्य होता है, न अभाज्य होता है न भाज्य होता है। तो सबसे छोटी, इसको नोट करिए आप कॉपी में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक, समझ आ रहा है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो सम में आपको बताए थे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। 2 है कि नहीं है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, इसको आप लिख दीजिएगा, सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। कैसे, हम आपको बताए थे कि सम संख्या क्या होता है, 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 2 होता है, बताए थे कि नहीं। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। उसी तरह से सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए अभाज्य की बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या में सबसे छोटी सम भी है 2, और अभाज्य में सबसे पहले सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और सम संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। अब सबसे छोटी, यहाँ पे सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी, यहाँ पे देखिए मैं आपको लिखवाया था सबसे छोटी विषम संख्या। लेकिन देखिए यहाँ पे जब आपको बोलेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो आप इसको बोलेंगे 1, लेकिन जब आपसे बोलेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, देखिए यह है अभाज्य संख्या सबसे छोटी विषम, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वही चीज मैंने आपको पार्ट 1 में लिखवा दिया था, इसके लिए आई रियली सॉरी। तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा सबसे छोटी। यहां तक। अब इसमें क्या हम लिखवाने हैं आपको, और चीजें नोट करने वाली चीज क्या हो सकती है, सबसे छोटी सबसे बड़ी, आप बोलेंगे खाली छोटी छोटी लिखवा रहे हैं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, इनफाइनाइट है, क्या है, अनंत है, अनंत काल इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से हमने अभाज्य संख्या को बिल्कुल आसान भाषा में सीखा है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड, मतलब नेक्स्ट स्लाइड नहीं, इसको मिटाकर उसके बाद से हम क्या सीखने वाले हैं, भाज्य संख्या, जो वो क्या है, नेचुरल नंबर का ही पार्ट है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या का ही भाग है। यह भी किसका भाग था, अभाज्य संख्या, नेचुरल नंबर का। अब हम किसको देखेंगे, किसको देखेंगे जी, भाज्य संख्या। तो सिंपल सा इसको हम मिटा देते हैं, अ को हटा दिया जाए, देखिए बस पढ़ते के साथ साथ एंजॉय भी करते रहिए, मौज मस्ती एकदम बढ़िया। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या हम देखेंगे, भाज्य संख्या, यानी कि हमें एक के साथ एक फ्री, भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, एग्जाम्पल से समझा दे क्या पहले, चलो ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं इसको। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो भाज्य है, सॉरी आप पढ़ चुके हैं कि दो जो है वो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं।
3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कहेंगे भाज्य में अभाज्य संख्या कहाँ से आ रहा है, तो इसको हटा ही दीजिए, इसको अभाज्य में रहने दीजिए। अभाज्य में 3 तक तो अभाज्य था, लेकिन 3 के बाद 4 आता है। 4 आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है, आता है, एकदम आता है। तो 4 जो है, अब मैं आपसे पूछूं कि 4 जो है, पूछूं 4 जो है यह भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है। तो आप बिल्कुल आसान से बता सकते हैं, अरे भैया ये तो भाज्य संख्या है। कहेंगे कैसे? इसके देखिए, एको से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। अरे भैया इसको तो 3 गुणनखंड आ गए, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। समझे आप? इसी तरह से अगर हम 5 तो 5, अरे 5 तो अभाज्य संख्या है, हम पढ़े थे। 5 हो गया ना। अब 6 देख लिया जाए। 6 भी 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा भैया, 3 से भी कटेगा। और किससे कटेगा? 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। यानी कि इसमें देख रहे हैं 3 गुणनखंड, इसमें 4 गुणनखंड है। तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। एकदम रटिए मत इसको, एकदम मतलब, हाँ मतलब इसको समझ लीजिए कि 2 से अधिक गुणनखंड कैसे हो जाते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। तो इस प्रकार से 2 से अधिक गुणनखंड किसके होते हैं? भाज्य संख्या का। यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं। ठीक, इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल लें बहुत सारा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। आप समझ गए होंगे, मैं इसको एग्जाम्पल के लिए बस आम तौर पे लिया हूँ। और मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि एक सेकेंड मैंने आपको अभाज्य संख्या में एक चीज मैंने भूल गया है, आई रियली सॉरी। 1 से लेकर 100 के बीच, इसको आप नोट कर लीजिएगा अभाज्य संख्या में। मुझे याद आ रहा है थोड़ा, बार बार में थोड़ा। तो 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? देखिए, इसको भाज्य में नोट मत करिएगा, मैं भूल गया हूँ। तो 1 से 100 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या हैं? 25। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछता है कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है। यानी कि अभाज्य का मतलब क्या है कि कुल कितने संख्याओं का, मतलब 1 से 100 तक ऐसी कौन सी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड है, तो उसमें से कुल कितनी है? 25 संख्याएं हैं। उसको आप जब आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया, हाँ अभाज्य संख्या में 1 से 100 तक 25 हैं अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से हमने भाज्य संख्या का देख लिया। उसको आप अभाज्य संख्या में ही रखिएगा। भाज्य संख्या क्या होता है इसको समझिए। अरे सॉरी, समझ चुके हैं, बार बार समझाएंगे तो 2 से अधिक गुणनखंड है ना, तो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। देखिए जैसे 2 अरे 2 कहाँ लिखवा रहे हैं? 4, 6, 7 भी नहीं होगा, 8 भी हो जाएगा। 8 देखिए 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, फिर 8 से भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा, 14 आता है, 7 के पहाड़े में आता है 14, 15 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, 17 नहीं कटेगा, 18 भी कट जाएगा, 19 भी नहीं कटेगा, 20 भी कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा, 22 भी कट जाएगा, 23 नहीं कटेगा, 24 भी कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा, 26 भी कट जाएगा, 27 भी कट जाएगा, 28 भी कट जाएगा, 29 नहीं कटेगा, 30 कट जाएगा, 31 नहीं कटेगा, 32 कटेगा, 33 भी कट जाएगा, 34 भी कट जाएगा। इस तरह से बहुत सारे 100 तक लिखवा सकते हैं हम आपको, लेकिन यहाँ पे संभव नहीं है। तो यह रहा कि भाज्य संख्या में केवल क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसको आप तोड़ेंगे तो देखिए आपको मिल ही जाएगा। जैसे 33 है तो बोलेंगे 33 तो नहीं कर सकता है, 11 3 33, और 3 एकम 3 3 एकम 3, 1 से भी कट गया, 33 से भी कट गया, 11 से भी कट गया, तो 3 से, यानी कि जब 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, इसका मतलब कि कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। और भाज्य यही कहता है कि केवल मैं हूं और वो है और कोई नहीं है। और भाज्य संख्या क्या कहता है? मैं हूं और एक और वो भी है और वो भी है और वो भी है, बहुत सारे हैं। तो भाज्य संख्या के बहुत सारे हैं, तो अभाज्य में केवल 2 ही हैं। तो इस तरह से नोट करने वाली चीज क्या है इसमें? देखिए
नोट करने वाली चीज क्या है? देखिए नोट करने वाली चीज रेसर, रेसर है, रेसर गाड़ी वाला है ना, बढ़िया से। अब यहाँ पे देखिए, अब हमसे पूछूं कि आपसे भाज्य संख्या जो सबसे छोटी कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए 4 है ना, सबसे छोटी यही दिख रहा है हमको। तो सबसे छोटा अभाज्य भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? अभाज्य नहीं, अभाज्य की बात करेगा तो आप 2 बताइएगा। तो सबसे छोटा भाज्य, ये भाजी भाज्य पता नहीं, भाजी कौन बना दिया, आप समझ रहे हैं ना? सबसे छोटी भाज्य संख्या, मेरे दोस्तों को दिक्कत होता होगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या, भाजी होगी क्या है? 4 है, ठीक। सबसे बड़ी पूछ देगा तो, अरे भैया बड़ा पूछ देगा तो हम जानते हैं कि हमारा बार पक जाएगा, लेकिन तब वो हम गिन नहीं पाएंगे, तो क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या? सबसे बड़ी भाज्य संख्या, ठीक। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आता है, तो क्या हो जाएगा? सम। बहुत पहले आप सीख चुके हैं इसको। विषम संख्या में क्या आ जाएगा? विषम संख्या में 9 आ जाएगा। तो सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या क्या है? 9 है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखवा दूं, लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 है, इसको नोट कर लिए। सबसे छोटी सम नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से मैंने भाज्य और अभाज्य संख्याओं को बिल्कुल आसान भाषा में सिखाया। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि जीरो तो नहीं आया है जी, हम तो देखें इसमें जीरो भी नहीं आया है ना 1 आया है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे? तो जीरो तो हम पढ़ चुके हैं कि जीरो न धन पूर्णांक होता है न, लेकिन 1 तो हम देख रहे हैं इसमें भी नहीं आया है, न अभाज्य में भी आया न भाज्य में आया, तो 1 कहाँ गया? गायब तो नहीं हो गया? गायब नहीं हुआ भैया, उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। अलग कैटेगरी मतलब समझ रहे हो ना? SC ST OBC, इसको 1 को कहाँ रखा गया है? उसका एक अलग कैटेगरी है, इसीलिए उसको कहाँ रखा गया है? अलग रखा गया है। चलिए देख लेते हैं 1 कहाँ है भैया, उसको भी ढूंढ कर ला ही देते हैं। अब देखिए 1 क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या में हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या था? भाज्य, ये क्या था? अभाज्य। भाज्य संख्याएं कहाँ से शुरुआत होती हैं? 4 से, 6 से और 8 से इनफाइनाइट तक जाती हैं। ये कहाँ से शुरुआत होता है? 2, 3, 5, 7 इनफाइनाइट तक। अब देखिए यहाँ जो बीचों में वो आ जाता है, वो बीचों में 1 रहता है, तो 1 जो होता है 9, इसको नोट में कर लीजिएगा। 1 जो होता है, यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ, 1 जो होता है 9 तो भाज्य होता है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 9 तो भाज्य होता है, और 9 अभाज्य संख्या होता है। इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि न तो एक क्या है, न तो भाज्य संख्या और न अभाज्य संख्या, यानी कि देख रहे हैं ना, इसको ना इसमें रखा गया है और न इसको इसमें रखा गया है, अलग है, उसको अलग ही छोड़ दिया गया है। तो एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। ये तो हमारा पार्ट 2 था, क्योंकि हमने पार्ट 2 में आपको बोला था कि पार्ट 2 में हम आपको केवल क्या सिखाएंगे, केवल मैं आपको क्या सिखाया हूँ, थोड़ा रिवाइज करिए एक बार। पूर्णांक में आपको बताया हूँ, पूर्णांक में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक ये बताया हूँ, भाज्य बताया हूँ। देखिए इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पूरा बेसिक सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पूर्णांक पढ़ाना देखिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। मैं फिर इस बात को रिवाइज करूँगा, मैं इसको बात बहुत पहले जब मैं आपको बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ तो इसको भी ये चीज़ मैंने बोला है कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो पूर्णांक और भाज्य और अभाज्य, अभाज्य और क्या हो जाएगा?
यानी कि पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, यही तीन चीज मैंने, मतलब यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है यहीं से, भाज्य और अभाज्य से, इसीलिए मैंने आपको इतना टाइम लिया है कि पार्ट 2 में। इसी प्रकार से पार्ट 2 में हमने भाज्य और अभाज्य संख्या को देखा, पार्ट 1 में पूर्ण प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या को देखा। तो अब हम कल क्या सीखने वाले हैं पार्ट 3 में। देखिए, इंट्रोडक्शन का देने का मतलब ये नहीं कि हम अपना परिचय दे दिए, हमारा नाम ये फलाना ढिकाना, ये सब नहीं। नेचुरल नंबर है तो बढ़िया से सीखेंगे। भाज्य अभाज्य क्लास 10th है, नो मजाक, ओनली सीरियस। तो पार्ट 2 में भाज्य अभाज्य देख लिए। अब हम कल पार्ट 3 में, पार्ट 3 में वास्तविक संख्या देखेंगे। यहीं से हमारा खेला चालू होगा। वास्तविक संख्या या वास्तविक हम सही नहीं लिख पा रहे। आज के सेशन में हमने आपको क्या बताया कि पार्ट 2 में नेचुरल यानी कि भाज्य और अभाज्य, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। पार्ट 3 में हम आपको कल बताएंगे कि याद रखिएगा। इसी प्रकार से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल मिलते हैं।